So today we shall start the next topic, that is the structure of sperm. Okay, so today we are going to study about the structure of sperm. Okay, so let us examine the structure of a sperm. In a microscopic structure composed of head, neck, मिडिल पीस एंड टेल, चार पार्ट हैं स्पर्म के अंदर. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हेड दिखा रखा है इसने, यहाँ पे लिखा है नेक, ये लिखा हुआ मिडिल पीस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक this much is middle piece, and from here to here is tail. So a sperm can consist of or can be divisible into four parts, that is the head and उसके बाद एक छोटा सा neck. वैसे ही स्पर्म खुद जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, मिलीमीटर्स में भी नहीं कह सकता, बट मैं अगर इस डायग्राम में कहूँ तो मैं 2 मिलीमीटर का, इन दिस डायग्राम यू डोंट राइट दैट स्पर्म में 2 मिलीमीटर का नेक होता, पूरा स्पर्म भी नहीं होता 2 मिलीमीटर, यू कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई. ठीक है, तो ये तो नेक जो है वो इस डायग्राम में इतना सा दिखा रखा है. तो इन कंपेयर टू दैट वो जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जिसको हमने इतना बड़ा यहाँ पे दिखा रखा है, उसके हिसाब से आप वहाँ इमेजिन कर सकते हैं क्या. एंड देन देयर इज अ वेरी बिग पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दिख रहा है वो उसके अंदर क्या है, काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया है. एंड देन अ टेल इज देयर. लेट अस स्टडी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. जो पूरा हेड है एंड पूरा एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इज एक्चुअली कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. एक्चुअली सेल है तो सेल तो कवर ही रहेगी. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इन द हेड देयर इज अ टिप व्हिच इज एक्चुअली फिल्ड विद अ ग्लैंड. ओके, लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, लाइसोसोम्स, व्हाट आर द लाइसोसोम्स? द वर्ड लाइसो का मतलब होता है लाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. ठीक है, तोड़ना, स्पर्म लाइसिस, फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पे भी वर्ड लाइसिस पढ़ेंगे हम, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. ठीक है, लाइसोसोम, सोम्स का मतलब होता है बॉडी, दैट इज द बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग. किसी न किसी चीज को ब्रेक करते होंगे, तो इस हिसाब से हमने उनको लाइसोसोम्स कहा. लाइसोसोम्स ऑलवेज कंटेन सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, सो दे गॉट डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस. वी स्टडीड इन क्लास 11th में, अगर आपने लाइसोसोम्स पढ़ा होगा, आपने फंक्शन पढ़ा होगा कि लाइसोसोम जो है इन जैसे माइक्रो ऑर्गन्स जो है, जैसे अमीबा जैसे के अंदर वो फूड डाइजेस्ट करने के काम आते हैं. द अदर ऑर्गेनिज्म जो है लाइसोसोम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग दोज ऑर्गेनेली विच आर फंक्शनलेस, जो किसी काम के नहीं रहे, पड़े हुए हैं. अभी हमारे घर में क्या होता है, जैसे कोई स्टूल टूट गया, कुर्सी टूट गई, पलंग टूट गया, तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके कबाड़े वाले को दे देते हैं. पुराना कोई कूलर है, हम निकाल के क्या करते हैं, उसको कबाड़े वाले को दे देते हैं. या फिर उसके कुछ पार्ट अगर हम खुद यूज कर सकते हैं तो हम निकाल लेंगे. मेरी वॉच टूट जाए तो मैं क्या करूंगा, इसमें सेल निकाल लो भैया, वही काम आएगा, और तो कुछ काम का नहीं है इसके अंदर, प्लास्टिक है, फेंक दो. ठीक है, और कुछ है, मोबाइल टूट जाए तो क्या काम, टूटा हुआ तो कोई काम नहीं आएगा. अगर हाँ थोड़ा बहुत कुछ डिस्प्ले खराब हो गया तो कैमरा काम आ सकता है. ठीक है, तो ऐसे तो हम क्या करते हैं ना, किसी भी चीज के अंदर कोई यूजफुल चीजें निकाल लेते हैं और या फिर उसको रिसाइकल कर लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली हमारा सेल ऑर्गेनेल क्या करता है, लाइसोसोम जो है किसी भी पुरानी चीज को जो है डिसॉल्व कर देगा, उसमें से अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये वो सब निकाल करके उनको दे देगा सेल को कि भाई आप इसको दोबारा यूज कर लो कुछ भी कर. यहाँ ये जो एक्रोसोम है, दिस इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम्स. एज लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, दे आर आल्सो कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम. और ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, ये जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में एग के अंदर घुसना है, तो एग के चारों तरफ जो है कुछ लेयर्स हैं, उन लेयर्स को ये डाइजेस्ट करके अपना रास्ता बनाएंगे अंदर जाने का. एंड दैट इज व्हाई दे आर एट द टिप, दैट इज व्हाई दे आर द टिप. जब हम मिसाइल बनाते हैं ना, तो हम प्रेरणा इन्हीं से लेते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है उनको बहुत सारी चीजों की प्रेरणाएं देते हैं. तो इन्होंने देखो भगवान ने क्या किया, स्पर्म्स के टिप पे बना दिया लाइसोसोम, सो दैट जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा ये फूट जाएगी, लाइसोसोम निकलेंगे और स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकलेगा, इट विल डिसॉल्व दैट एंड देन अंदर चले जाओ. ठीक है, तो वेरी सिंपल. तो एक्रोसोम जो है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम, इट कंटेन्स स्पर्म लाइसिन एंजाइम. ठीक है, this enzyme will dissolve the walls of the zona pellucida and will help the sperm to enter. उसके बाद वाला ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? 23 ऑब्वियसली हैप्लॉइड. ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स, आधा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है. ओके, तो ये न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है. और इसके नीचे यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट, ये एक सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रियोल. दो सेंट्रियोल का एक सेंट्रोसोम बनता है, तो ये दो सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल इसके पास है.
ठीक है, ये पीस हो गया नेक। उसके बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज द पार्ट वेयर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर and these are the mitochondria which will provide energy for the wagging of the tail. स्पर्म जो है करीब करीब 2 दिन जिंदा रहता है बनने के टाइम से, ठीक है ना। बना उसके बाद कब वो कितने दिन स्टोर रहा, कब वो निकला, वो हमको कुछ पता नहीं है। करीब करीब 2 डेज की इसकी वायबिलिटी, तो ये 2 दिन की एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है। दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू दिस टेल्स टू वेट। तो वो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। टेल स्पर्म्स कैन नॉट सी, चल रहा है अंधे में, ठीक है। देन जो नेक्स्ट चीज है वो है टेल। टेल यू नो इट इज अगर आपने स्ट्रक्चर पिछली क्लास में फ्लैजिला सिलिया वगैरह के पढ़े हैं तो वही यहाँ पर है, वो 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। सो दे विल हेल्प देम टू मूव। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। द स्पर्म हेड कंटेन एन लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस है और उसके अंदर आधा ही कंटेंट है। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ इट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, ठीक है। ये एक्रोसोम वही है जिसके अंदर की एंजाइम भरा हुआ था। देखिए एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। गलत, फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहा है ये केवल रास्ता बना रहा है, डिसॉल्विंग द वॉल्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो न्यूक्लियस करेगा भाई। And the middle phase possesses numerous mitochondria, which produces energy for the movement of the tail and facilitate the sperm motility essential for fertilization. Humans male ejaculate some about 200 to 300 million sperms during a coitus. एक बार में जब वो क्या कहते हैं सीमेंट डिस्चार्ज करता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो इट और शी ही डिस्चार्जेस, और शी का तो कहाँ क्वेश्चन है, ही डिस्चार्जेस some 200 to 300 million sperms. चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं, द मेल गैमेट्स आर ऑलवेज आउटनंबर देन द फीमेल गैमेट्स, सो दैट इट एंश्योर्स एटलीस्ट सम, कोई इक्का दुक्का कोई ना कोई तो जाकर के उसको फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। तो यही कारण है, ये हमने पढ़ा, तो इसके लिए वो जो है वहां पे मिल रहे हैं। ओके, तो इतने सारे हैं नाउ। और आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, दैट इज ये जो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म सारे के सारे एक जैसे नहीं है। उनमें से लिखा है कि एटलीस्ट 60% ऑफ देम शुड हैव नॉर्मल शेप। शेप से क्या मतलब है, वो पॉइंटेड होना चाहिए आगे से, सो दैट आगे चला जाए। ब्लंट होगा तो कैसे जाएगा, ठीक है। शेप होने का मतलब केवल शेप से मतलब उससे नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या चीज है जो आगे मिल रही है, दैट इज एक्रोसोम। तो एक्रोसोम शुड बी लोकेटेड इन द फ्रंट। अगर एक्रोसोम यहाँ वहां किसी और जगह पे जाके लग गया, तो हाउ विल इट बी एबल टू एंटर इनटू द फीमेल इनटू द स्पर्म, सो वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएगा। तो ये लिखा है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर उसको फर्टिलिटी मेंटेन करना है तो उसके पास एक प्रॉपर शेप होना चाहिए। तो शेप से मायने समझे आप, शेप का क्या मायना है यहाँ पे समझे। शेप जो है वो एक्चुअली बात जब हम शेप की कर रहे हैं तो हम ये बात कह रहे हैं कि भैया एक्रोसोम उसके टिप पर होना चाहिए और इट शुड हैव दैट क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। एंड उसका साइज भी जो है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। एंड 40% ऑफ देम हैव एटलीस्ट विगोरस मोटिलिटी, ठीक है। अब जो है हमने जब पढ़ा, जब हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी वगैरह के बारे में, तो हम जानेंगे कि भाई यहाँ लिखा है कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी पहले तो इतने स्पर्म्स बने 200 से 300 मिलियन, ठीक है। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, दैट इज द जो टेम्परेचर है, सूटेबल टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो हमने पढ़ा कि दैट शुड बी 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। So that temperature should be maintained, ठीक है। all the required substances should be there, the fertility the nutritious food भी should be there, because इतने सारे sperm बनाने तो naturally food तो चाहिए ही होगा, ठीक है। one cannot imagine कि वो कुछ खाए नहीं, nutritious diet नहीं ले और उसके बाद भी ये हो जाए, it is impossible, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो जो स्पर्म्स बने हैं उसमें 60% जो है उनके पास में जो कम से कम नॉर्मल शेप होना चाहिए, ताकि इतनों में से 60%, 300 मिलियन का 60%, ठीक है, दैट इज 180 मिलियन, कम से कम इतने तो रहे जो और उसका भी 40% जो है जो है टोटल 300 मिलियन का 40% ऐसे होने चाहिए जिसके प्रॉपर स्पीड हो, सो दैट बिफोर दे डाई, उनकी हमने पढ़ा था उनकी वाइबिलिटी कितनी है, 2 दिन की है, तो उससे पहले पहले वो वहां तक पहुंच जाए, तब कहीं जाके फर्टिलाइजेशन इंश्योर होगा,
ठीक है। नाउ स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट्स के नाम बता सकते हैं? एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी थी? रेटिटेस्टिस थी, वास एफरेंशिया थी, एपिडाइडिमिस थी, वास डिफरेंस थी एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो एसेसरी डक्ट्स है। ये इनके थ्रू होता हुआ है वहां जाएगा। सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस वास डिफरेंस इन सेमिनल वेसाइकल। तीन चीजें हैं जो अपना सिक्रीशन कर रही है। कौन कौन कर रही है सिक्रीशन? सिक्रीशन इज ऑफ थ्री पार्ट, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसाइकल। हमने कहीं वास डिफरेंस का सिक्रीशन नहीं पढ़ा था अब तक, लेकिन यहाँ मेंशन्ड है, so you should remember that स्मॉल ही सही, 1% 2% जो भी है वो थोड़ा बहुत सिक्रीशन तो कर रहे हैं। मेन सिक्रीशन इज कमिंग फ्रॉम एपिडाइडिमिस, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट। प्रोस्टेट नहीं अंडरलाइन करा, ये भी कर देते हैं, एंड प्रोस्टेट। तो ये जो है वो सिक्रीशन कर रहे हैं। और सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइकल वी ऑलरेडी स्टडीड, दैट कंटेन fructose, that contain calcium ion, that contains certain vitamins, and that also contains some buffering substances. Now buffering substances क्या होते हैं? बफरिंग सब्सटेंसेस क्या होता है? बफर कहते हैं किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए आपके पास में जो स्टॉक रहता है, किसी चीज को आप बना कर रखते हैं। आप घर में जैसे जो है एक आपने कुछ शक्कर तो आपका चाय के डब्बे के साथ में रखा हुआ है जो आपको रोज काम में लेना, और कुछ बफर स्टॉक आप ला कर रखते हैं पहले से पीछे, कब खत्म हो जाए पता नहीं, है ना? जिस दिन आपने मतलब केवल चाय बनानी है तो आपकी जो है नॉर्मल शुगर काम आएगी, लेकिन जिस दिन आपने चलो खीर बनानी है तो आपने 8-10 चम्मच शक्कर डाल दी, उसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं, तो फिर तो फटाफट खत्म हो जाएगी। तो यू हैव टू हैव। और अब आजकल तो लॉकडाउन चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे बाहर, दिए तो डंडे पड़े, मतलब जरूरी नहीं है डंडे पड़े, कौन तो मारता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई हम हर टाइम बाहर नहीं निकल सकते, एवरी टाइम शॉप्स आर नॉट ओपन, तो हमको बफर स्टॉक रखना पड़ता है। हम गेहूं का बफर स्टॉक रख रहे हैं, ऑयल का बफर स्टॉक रख रहे हैं, दालों का बफर स्टॉक रख रहे हैं, शुगर का बफर स्टॉक रख रहे हैं, टी लीव्स, कॉफी, हर चीज का हम खाने पीने की चीजों का बफर स्टॉक रखते हैं। कुछ नए कपड़े भी ला के रखते हैं कि कब फंक्शन आ जाए पता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बफर स्टॉक रहता है। सिमिलरली जो सीमन है उसके अंदर भी कुछ बफर है। क्या चीज का बफर है भैया? उसके अंदर जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो वहां पीएच मीडियम कुछ और ही रहेगा, तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए इनको यहाँ पे कुछ बफरिंग सब्सटेंस रखने पड़ते हैं, बफरिंग पीएच मेंटेनिंग सब्सटेंसेस। तो वहाँ अगर एसिडिक मीडियम है तो उसको नलिफाई करना पड़ेगा, पता चले वो स्पर्म्स भी मार दें, वहाँ एसिडिक मीडियम ही रहते हैं जनरली, सो दैट द द वेजाइना एंड द अदर पार्ट जो है दे मे नॉट जनरली गेट इन्फेक्टेड। हमने अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो सबसे ज्यादा हाईली सस्पेक्टेबल रहती है फॉर द इन्फेक्शन। कि किसी भी इन्फेक्शन होने के लिए चार चीजें जरूरी है। एक मॉइस्चर होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए वहाँ पे, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए और सूटेबल पीएच होना चाहिए। तो है तो सही। द भाई बैक्टीरिया वायरस क्या खाते हैं? उनको तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, तो हमारी बॉडी में जो भी डिस्चार्ज होगा उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही रहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बहुत सूटेबल है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो एंटीबॉडी तो ब्लड के अंदर रहती है, वो वहां पे तो आएगी नहीं बाहर। तो इन्फेक्शन जो है सबसे आसानी से होते हैं इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो वहां पे क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए द वेजाइना ऑलवेज हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लो पीएच मेंटेनिंग सब्सटेंस फ्लूइड, दैट इज एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये जो फ्लूइड है इसके अंदर थोड़ा बफरिंग सब्सटेंस भी होगा जो उसकी पीएच को नलिफाई कर दे, सो दैट इट मे नॉट कॉज डैमेज टू द स्पर्म। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज द फ्लूइड मीडियम, क्योंकि स्पर्म्स तो फ्लूइड में ही तैर के जाएगा ना, तो सूखा थोड़ी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ओनली स्पर्म्स रख दिया आपने कुछ सेल्स अब जाओ, तो कैसे जाएगा भैया? वो फ्लूइड चाहिए उसको बहने के लिए। तो सीक्रेशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, दे आर प्रोवाइडिंग फ्लूइड मीडियम फॉर द मोटिलिटी। ठीक है, आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। वो स्पर्म को मैच्योर करेंगे और वो उसको हेल्प करेंगे आगे जाने में, चलने में, तैरने में, मूव करने में, फ्लो करने में। ठीक है, so these are important things. Now seminal plasma along with the sperms constitute semen. semen क्या है? semen is a mixture of seminal plasma. plasma मतलब प्लाज्मा जहाँ पे भी कह देते हैं इसका मतलब फ्लूइड है। ठीक है, तो वहाँ फ्लूइड है, कौन है फ्लूइड? जो अभी मैंने कहा कि इन सारी चीजों का, दैट इज सेमिनल वाज डिफरेंस का, एपिडाइडिमिस का, वाज डिफरेंस का और सेमिनल वेसाइकल का एंड प्रोस्टेट का, चार जगहों से फ्लूइड मीडियम आया। ठीक है, वो फ्लूइड एंड
वो जो फ्लूइड है उसके अंदर जब स्पर्म्स मिल जाते हैं तो वो सीमेन बनाता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन्स। वी आर जस्ट स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास। मैंने आपको क्या कहते हैं पढ़ाए थे, यहाँ पे लिख रखे हैं अपन ने। एंड्रोजन कहाँ कौन सीक्रेट कराएगा? देखिए, the LH stimulate the interstitial cells of lady to secrete another hormone that is testosterone और एंड्रोजन। एंड ये एंड्रोजन क्या करेंगे? एंड्रोजन जो है अपकीपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये सारा काम तो उनका ही है भाई, स्पर्म्स बनाना, सीमन बनाना, फ्लूइड बनाना, ये सारा काम किसका है? वो एलएच का है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल। या तो मेल का यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं दैट इज oogenesis। OOGENESIS, oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या होता है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ओवा, ओके। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। तो ये डेफिनेशन हो गई। नाउ आप स्टेप बाय स्टेप देखना हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कोई सिमिलरिटी नहीं है बिसाइड मियोसिस एंड माइटोसिस जो अपन ने पढ़ा। उसके अलावा उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये बात तो पक्की है, मियोसिस होगा, माइटोसिस भी हो चुका होगा, बट अदरवाइज वो कहाँ होती हैं, कैसी सेल्स बनती हैं, कब शुरू होती हैं, कब खत्म होती हैं, एवरीथिंग इज डिफरेंट। साइज वाइज सब कुछ डिफरेंट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। विच इज मार्क्डली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज क्लियरली रिटन, इट इज मार्क्डली डिफरेंस। वहां इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, oogenesis is initiated, oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of million of gamete, दोनों चीज को अंडरलाइन कर देता हूँ। embryonic developmental stage when a girl is not yet born, वो पैदा भी नहीं हुई है, तभी उसके अंदर ये प्रोसेस शुरू हो गए। और तो क्या हुआ है उसके अंदर? अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट दैट इज फीमेल गैमीट मदर सेल दैट इज oogonia, मियोसाइट, कपल ऑफ मिलियन। 1 मिलियन होता 10 लाख, कपल ऑफ मिलियन कितने हो गए? 20 लाख फ्रॉम ईच ओवरी। तो एक ओवरी 20 लाख, दूसरी ओवरी भी 20 लाख, 40 लाख अंडे बना दिए। और अंडे भी नहीं बने, मदर सेल है, मियोसिस नहीं हुआ है अभी इनका, ऊगो ने। तो अगर 40 लाख के अगर हम स्पर्म्स बना मतलब एग्स बनाते हैं, जैसे स्पर्म्स के बने थे वैसे अगर बनाएंगे तो जिंदगी में कितने बन पाएंगे? दैट इज वो फॉर 40 लाख के हिसाब से 160 लाख। एक एक वुमन की जिंदगी के अंदर कितने अंडे की जरूरत पड़ती है? कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी? अगर हम कहें कि वो एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर एक लड़की जो है वो 12 साल की उम्र में उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है इनटू वो 50 इयर्स तक होते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर देता हूँ, दैट इज 50 माइनस, हमने कहा कि भाई 50 इयर्स माइनस 12 इयर्स, 12 साल से शुरू हो गए और 50 साल तक गए, तो कितने साल हो गए यहाँ? ये 38 इयर्स इज इक्वल टू 38 इयर्स। 38 इयर्स के लिए शी इज फर्टाइल। और 38 इयर्स के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रफली एक मंथ का मान लेते हैं हम, 28 डेज है, 2 ही दिन तो कम है, तो कुछ और ज्यादा बढ़ा देंगे तो इनटू 12, तो कितने हो गया तब ये देखते हैं। 12 96, 36, 36 और 9 कितने होते हैं? 45। इससे ज्यादा अंडों की जरूरत नहीं है, 60 मान लो अगर मेरा कैलकुलेशन सही है। एक एस्टिमेट देख लेते हैं। तो एम आई करेक्ट बच्चे? आप लोग तो गणित वणित अच्छा पढ़ते होंगे। यस सर करेक्ट। सही है। तो 456, आप 4 महीने 4 और जोड़ दीजिए, चलिए 2-2 दिन जो बढ़ रहे हैं ना उसके हिसाब से जो है 4 और जोड़ दीजिए, 10 और जोड़ दीजिए जो भी। तो एक औरत को अपनी जिंदगी में 470 से ज्यादा अंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तब जब वो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हो। क्योंकि जैसे वो प्रेग्नेंट होगी तो मेंस्ट्रुएशन तो रुक जाता है, अंडों का प्रोडक्शन तो बंद।
एंड दैट विल बी स्टॉप फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, करीब करीब 12 महीने तक तो नहीं होंगे, तो 12 और कम हो गए, तो उसमें 2 बच्चे जने तो 24 कम हो गए। तो इतने ही अंडे बनाने हैं, हम तो रफली मान लेते हैं कि भाई 500, चलो हटाओ छुट्टी, 500 मान लेते हैं, मैं तुम्हारा ना मेरा करके 500 अंडे उसको बनाने हैं, तो फिर ये कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया की कहाँ जरूरत पड़ रही थी भाई, और वो भी एक ओवरी में, तो दूसरी ओवरी में भी कपल ऑफ मिलियन। ठीक है, तो 40 मिलियन 40 लाख अंडे एक मदर सेल बनाया उसने, कहाँ जरूरत है। ठीक है, तो ये बन गया, और कब बने, जब एक गर्ल पैदा भी नहीं हुई है, वो खुद भी अभी उसका डेवलपमेंट चल ही रहा है, फीटल स्टेज में ही है, 25वां महीने की उसकी प्रेगनेंसी है, मतलब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, 25th मंथ ऑफ 25th वीक ऑफ, सॉरी वीक ऑफ 9 महीने का होता है 25th वीक ऑफ। ठीक है, तब इसमें बन गए ये। एंड उसके आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, उगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। आगे लिखा है, एहसान कर दिया, और क्या करा भैया, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड लेटर बर्थ। पहला डिफरेंस क्या देखा था अपन ने, हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस व्हेन वन रीचेस टू द क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। उगोनिया कब बन रहे हैं, जब गर्ल पैदा भी नहीं हुई है। दूसरा क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस माइटोसिस रोजाना होंगे जिंदगी भर, ताबत जब तक उसको जिंदा रहना है। और गर्ल के अंदर क्या लिखा है, ये बन गए जो बन गए 40 लाख, नो मोर उगोनिया विल बी एडेड आफ्टर बर्थ, तो मतलब माइटोसिस का रास्ता बंद, काम खत्म, नो मोर माइटोसिस, क्योंकि उगोनिया बनते किससे, माइटोसिस से। तो अब आगे माइटोसिस नहीं है, वर्ड याद रखना, माइटोसिस बोल रहा हूं मैं, नॉट मियोसिस। ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, दो डिफरेंस हो गए, फिर क्या कह रहे हैं, दीज सेल स्टार्ट डिवीजन, कौन सा डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस तो बंद हो गया, दीज स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 तो मियोसिस में होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड एंटर इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही उसमें मियोसिस शुरू हुआ, और कब कहां पे आकर के रुक गया, प्रोफेज 1 में, काम खत्म, फाइल बंद। ठीक है, और ये प्राइमरी, ये जो बने हैं उनको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte, जिनका जिसका मियोसिस हुआ है। ठीक है, जिनको क्या आगे अंडे बनाने हैं, मतलब ओवा बनाने हैं, तो इनको कह देंगे प्राइमरी oocyte। Each primary oocyte then surrounded by a layer of granulosa cells and called primary follicle। जब granulosa cells उसके चारों तरफ लग जाती है, खास करके सेल्स है जो उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, उसको हम कहेंगे granulosa cells, तो वो उसके चारों तरफ लग जाएंगे, और अब इसको प्राइमरी oocyte को जो है अब फॉलिकल कह देंगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी फॉलिकल, दीज वर्ड्स यू शुड रिमेंबर। अब क्या कह रहा है, a large number of these follicle degenerate, फॉर्म में तो रोजाना बढ़ रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहे हैं। एक और डिफरेंस, डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, वहां तो रोजाना ऐड होते जा रहे थे, और यहाँ पे क्या है, वो निकालने कहाँ जरूरत है भाई, 460 470 अंडे उसको जिंदगी भर में बनाने हैं, अगर किसी स्त्री का विवाह नहीं होता है या वो कभी बच्चे नहीं जन्मती है तब, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चल रही है तब। ठीक है, तो वो इतने सारे उनकी क्या जरूरत है, तो अब इनका लार्ज नंबर ऑफ डीजनरेट हो गया। फिर भी कितने डीजनरेट हुए हैं, हर ओवरी में अभी भी जो है वो 60,000 से 80,000 बच्चे हैं, 20 लाख में से जो है अभी भी 80,000 तक बचे हुए हैं। तो देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ओके, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा, और अब उसको हम कह देंगे सेकेंडरी। अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, उगोनिया वो जो प्राइमरी oocyte है वो उतना का उतना ही है, बाहर उस पे लेयर आ गई, पहले कुछ लेयर आई थी तो प्राइमरी कह दिया था अपन ने, अब कुछ और लेयर आ गए तो सेकेंडरी कह देंगे। ठीक है, देख लेते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल लिख रखा है, और ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी आ गया, ये वाला सेकेंडरी मान लीजिए जिसमें और लेयर आ गई, ये सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के अंदर जो है एंट्रम कैविटी बनने लगती है और बड़ी सी एंट्रम हो जाती है, तो हम इसको टर्शियरी फॉलिकल कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया था। तो एज सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी उसके अंदर बन जाएगी, उसको कहेंगे एंट्रम। तो एंट्रम हो गया तो हम इसको कह देंगे टर्शियरी।
प्राइमरी में कुछ ग्रेनुलोसा लेयर आई, सेकेंडरी में कुछ और आ गई। मियोसिस जो है वो फर्स्ट मियोसिस का केवल प्रोफेज 1 स्टेज हुआ है। प्रोफेज 1 स्टेज के अंदर मतलब क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका। 5 स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1 के अंदर, बता सकते हैं? अरे वो लाइपोटीन, हाँ, यस, वो पैक्टिन, टाइगोटीन पैकिटीन, और डिप्लोटीन एंड डिप्लोटीन। डाइकाइनेसिस। ठीक है, वेरी गुड, है ना? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस 5 स्टेजेस थी, वो हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गया। बट अभी उनका सेपरेशन नहीं हुआ, तो अभी सेल तो 2n ही है। अभी तो 2n ही है। प्राइमरी अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे प्राइमरी उस साइड है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड ही लिखना है। वही नहीं है मियोसिस। अभी मियोसिस के अंदर एंटर करिए, प्रोफेज 1 हुआ है। प्रोफेज 1 थोड़ी कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करता है, ठीक है? टेलोफेज 1 तक आएगा तभी तो रिड्यूस होंगे। तो अभी ये 2n ही है। प्राइमरी फॉलिकल 2n, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल 2n, टर्शियरी फॉलिकल 2n, ऑल आर डिप्लॉइड। अब क्या हो रहा? A theca layer is organized into inner theca, interna and outer externa are formed. दो लेयर फिर बन जाएगी। Now it is important to draw your attention here that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completed first meiotic division. पहला meiotic division यहाँ पे भाई साहब इन्होंने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। कब? कब? On puberty, puberty पे पहुंचने के बाद। puberty वर्ड तो यहाँ पर आ गया था ना, है ना? 40, 60 to 80,000। तो ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो शुरू हुआ था कहाँ पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। खत्म कहाँ हो रहा है? प्यूबर्टी पे आने के बाद। आगे क्या होना है? वो सेकंड मियोटिक डिवीजन विल ओनली बी डन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। ये वाला जो डिवीजन वो कैसा है? अगेन अनइक्वल डिवीजन। स्पर्म में हमने अनइक्वल पढ़े थे कि हमने पढ़े थे कि एक क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं और उसके बाद 4 स्पर्मेटिड बना रहे हैं, ऑल आर इक्वल। वहां कहीं नहीं पढ़ा था कि 2 स्पर्म छोटे होंगे, एक स्पर्म बड़ा होगा, 3 छोटे होंगे, या एक ही बनेगा दूसरा बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा हमने वहां पे। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? दैट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो अनइक्वल है। एक बड़ी सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी का आगे क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। मतलब कम से कम हमारी बुक में तो ये लिखा है, तो हम तो ये लिखेंगे, हम तो ये किताब पढ़ते हैं भाई। ठीक है, सो it is unequal division resulting the formation of a large haploid secondary oocyte, large haploid secondary oocyte and a tiny polar body। एक लार्ज oocyte बना दिया और एक टाइनी पोलर बॉडी बना दिया। ठीक है, दो अलग अलग साइज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है that secondary oocyte retain bulk of the nutrient and rich cytoplasm in the primary of the primary oocyte। ठीक है, और can you think any advantage of this? बताओ। वो नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिशन ले लेगी ऑफ वो। कोर्स, देखिए फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे? एम्पुलर रीजन में, और वहां से उसको यूट्रस में आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो भाई उस टाइम तक जब तक वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा उसके बाद तो उसको नरिशमेंट यूट्रस से मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन तब तक के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिशन कौन देगा? तो वो न्यूट्रिशन जो है अंडे के अंदर होना चाहिए। तो दैट मच ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर, दैट इज व्हाई इट इज कंटेनिंग बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, और फिर आगे लिखा है कि डज द फर्स्ट पोलर बॉडी born out of first meiotic division divide further or degenerate? नहीं पता, लेकिन हमने जब भी पढ़ा था अपने टाइम में तो यही पढ़ा था कि पोलर बॉडी का भी डिवीजन होता है और वो भी 2 पोलर बॉडी बना देती हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन करा नहीं है तो हम तो नहीं लिखेंगे साहब, हमको कौन सा ज्यादा पैसा मिल रहा है ज्यादा लिखने का। ठीक है, तो आप इतना ही लिखिए जितना बुक में लिखा है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो हमको लिखना ही यही है, हमें तो पता ही नहीं साहब, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, A tertiary follicle further changes into a mature Graafian follicle। अब इसको जो है इसको ये और मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा? ये ग्राफियन फॉलिकल। ये देख लीजिए, ये थोड़ी छोटी थी, ये थोड़ी और बड़ी हो गई और ये अब ये रेडी टू रप्चर है। अच्छा, अब एक बात और समझ लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल तो पहले से थी, सेकेंडरी फॉलिकल भी बन गई थी, लेकिन टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल,
ये जो बनना है ये हर महीने में एक ओवरी से, किसी एक ओवरी से एक का ही होना है। सो एवरी मंथ ओनली वन ओवा विल बी रिलीज्ड, बाकी कतार में रहेंगे। तो आप यहाँ पे सी देख सकते हैं कई सारे कतार में, ये कतार में, ये अगली बार होंगे और ये इनका सबका डिजनरेशन हो चुका। ये डायग्रामेटिकली उसने ऐसा बना दिया, सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहाँ से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भई तुम लाइन में आओगे और यहाँ का रप्चर होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अभी प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में ही है। ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद में यहाँ पे ये सेकेंडरी हो गया, 2 लेयर हो गई यहाँ पे और फिर इनमें कैविटी बनने लग गई, तो ये टर्शियरी हो जाएँगी। ये कैविटी बड़ी हो गई, टर्शियरी हो गई, फिर ये और बड़ी हो जाएगी और इसमें जो है लेयर्स वगैरह बन गए। अब ये तैयार हो गई है। रिलीज़ कब होगी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एलएच। So the tertiary follicle further enlarges or further changes into a mature Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. अब इसके ऊपर क्या बन जाएगा? oocyte के ऊपर है। oocyte कौन सी है? secondary oocyte जो एक बार meiosis हो जाने के बाद बनी है, उसका। अब उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसको कहते हैं zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle is now ruptured to release secondary oocyte. ज़ोना पेलुसिडा बनने के बाद तब तक वो हार्मोन भी आ जाएँगे, तो ये उसको रप्चर करके बाहर आ जाएँगे, फूट करके और ओवम को रिलीज़ कर देंगे मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? ना मिड का मतलब ऐसा नहीं है कि 28 दिन की साइकिल होती है तो 14वें दिन है, नो वन कैन गारंटी कि भई कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा। अ, प्रोबेबिलिटी इज़ देयर दैट 14th डे किसी में 12th डे भी हो सकता है, किसी में 16th डे भी हो सकता है एंड देयर इज़ नो वे वन कैन फाइंड आउट फ्रॉम द फिजिकल अपीयरेंस और बाय एनी बॉडीली मेथड कि भाई उसका ओव्यूलेशन कौन से तारीख को हो रहा है, तो ठीक है। तो ये ना ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर एंड रिलीजेस सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इस मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, फिर दूसरी मीटिंग में हम इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।